चलिए भाई, ऐसा है कि आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे और खत्म तो नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर आप बोलो तो मैं कल रख लूँगा क्लास खत्म कर दूँगा। खत्म रही ऑप्टिक्स में बताता हूँ दीक्षा नहीं है क्यों परेशान हो रहा है? इधर बैठ चलिए भाई क्लास अब बिल्कुल भी शोर मत करिए। जैस्मिन इधर देखिए, हमें स्टार्ट करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान देना सब बच्चों, बच के गिरा मत देना। सो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हम लाइट के मतलब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है एक माइक्रोस्कोप है, एक टेलीस्कोप है, ये दो चीज़ें हैं। सो मैं कुछ 5 से 10 मिनट इनका कुछ ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के साथ करूँगा। एंड देन वी विल स्टार्ट द मतलब जो पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, उनका पूरा ड्राइव करेंगे। मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, उनकी कितनी मैग्नीफाई करते हैं चीज़ों को, क्या क्या इनके बीच में री डायग्राम बनता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आज हो सकता है माइक्रोस्कोप पूरा हो जाए। माइक्रोस्कोप में 2 केस है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप है। तब जाके चैप्टर पूरा खत्म होगा हमारा, भी लास्ट स्टेज पे है। सो गाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 चीजें हैं। मैंने बोला कि एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। देखिए, एक तो जो माइक्रोस्कोप होता है इसका काम होता है मैग्नीफाई करने का, यूज्ड टू मैग्नीफाई। तो बोल सकते हैं किस काम आता है, यूज्ड टू मैग्नीफाई। एंड ये किसके काम आता है बोलो, यूज्ड टू रिजॉल्व। इसकी रिजॉल्विंग अच्छी होती है, इसकी मैग्निफिकेशन अच्छी होती है। मैग्नीफाई करने का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करना होता है। माइक्रोस्कोप आगे होता है, कुछ ही बहुत छोटी दिख ही नहीं रही है, हाँ जैसे बोलते हैं हाथों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आते, लेकिन उसको देखा जा सकता है थोड़ा विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है ना बच्चों, मतलब उसकी मैग्निफिकेशन ऐसी भी हो सकती है कि 150 तक की मैग्निफिकेशन हो सकती है। मतलब 150 का मतलब ये हो गया कि वो ऑब्जेक्ट को 150 गुना बड़ा करके दिखा देगा। जितना उसका साइज है उससे 150 गुना बड़ा करके, इतनी मैग्निफिकेशन भी हो सकती है किसी भी माइक्रोस्कोप की। 200 की मैग्निफिकेशन भी हो सकती है। सो मेरी बात को समझे बच्चों, इसका काम, माइक्रोस्कोप का काम होता है चीज़ों को मैग्नीफाई करने का, बड़ा करके दिखाने का। और टेलीस्कोप का काम होता है रिजॉल्व करने का। रिजॉल्व करना होता है मेरे को कोई चीज़ दूर से मैं देख रहा हूँ, मेरे को धुंधली नजर आ रही है ना, दूर से कोई आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा है, लेकिन बस अंदाजा लग रहा है क्योंकि बहुत धुंधला नजर आ रहा है। तो टेलीस्कोप के जरिए वो बिल्कुल साफ नजर आने लग जाएगा। इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब मैंने कल बताया भी था कि 2 डॉट आपको बहुत दूर से शायद देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि डॉट्स के बीच में कोई गैप नहीं है, शायद दिख भी रहा होगा, फिलहाल तो मैंने ऐसे बनाया नहीं है, लेकिन अगर टेलीस्कोप की मदद से देखा जाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच का डिफरेंस भी दिख जाएगा उनके बीच में क्या गैप है। तो वो रिजॉल्व करता है, 2 चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट करके दिखाता है ताकि हम चीज़ों को इजीली रीड कर सकें। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओके। सो गाइस, जैसे बहुत ज़्यादा है किसी भीड़ को अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ भी प्रॉपरली नहीं दिखता, बस एक भीड़ दिखती है। पर टेलीस्कोप के जरिए उस भीड़ में से प्रॉपरली ये इंसान भी दिख जाएगा, दूसरा भी दिख जाएगा, तीसरा भी दिख जाएगा। इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। क्या करना बोलो? रिजॉल्व। तो टेलीस्कोप का काम होता है रिजॉल्व करना और माइक्रोस्कोप का काम होता है मैग्नीफाई करना। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब चलिए, एक मैग्नीफिकेशन बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ी है। एक मैग्नीफिकेशन आप सब बच्चे कहाँ पढ़ के आए 10th क्लास में? याद करो, लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ी है आप लोगों ने। क्या तुम जानते हो लेंस की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए लेंस है, एक बात करते हैं, लेंस है, इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है। अरे बस भाई बस, तुम लोग तो बस मौका मिलना चाहिए। मैंने बोला ये इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, तुम क्या ऐसा नहीं करते थे कि इसकी जब इमेज बनवाते थे ऐसे करके इस तरीके से? कुछ याद आ रहे हैं? ये बनाया कुछ ऐसा?
बचपन में। तो ये इमेज बनती थी आप लोगों से, तो ये होती थी ए बी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, और ये बोलो क्या बनता था, ए डैश बी डैश बोलो क्या बनती थी, इमेज। अच्छे से पढ़ना है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर समझ में आएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और शुरू में ध्यान नहीं दिया, बाद में ऊपर से टॉपिक। इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट बोलो कितनी है, h2। ऑब्जेक्ट की हाइट है h1, इमेज की हाइट बोलो कितनी है, h2। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता था ना बच्चों, वो होता था h2 बाई में h1। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, h2 बाई में क्या, h1। पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने ये चीज, या नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ी होगी भाई। दैट इट इज h2 बाई में क्या, h1। कि आपका अगर मैग्निफिकेशन या बोले कि अगर हाइट की जो इमेज की हाइट है ना, वो 5 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, मतलब h2 इज एक्चुअली 5 टाइम्स ऑफ h1, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 5। अरे मान लो 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था आपका, 15 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, तो बोलो कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन, 5। तो पहले तो मतलब समझो मैग्निफिकेशन का। अगर किसी का मैग्निफिकेशन 5 है, इसका मतलब ये है कि वो किसी लेंस का मैग्निफिकेशन अगर 5 है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, मतलब मैग्निफिकेशन का 5 बोले, तो आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट को 5 गुना बड़ा करके दिखाता है, ऑब्जेक्ट को 5 गुना, उसके साइज को 5 टाइम्स कर देता है। अगर वो 3 सेंटीमीटर तो 15 कर देगा, 5 सेंटीमीटर तो 25 कर देगा, 10 सेंटीमीटर के तो 50 कर देगा। मैग्निफिकेशन 5 का मतलब ये होता है। तो आपने पढ़ा मैग्निफिकेशन होता है h2 बाई h1। और सिमिलरली बच्चों आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बाई में बोलो क्या, u। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे यार वो इसी ट्रायंगल से निकला है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, तो वो दोनों के एंगल से, अगर मैं tan अल्फा करके निकालूं यहाँ पर, सुनना मेरे बात ध्यान से, अगर मैं इसको कुछ थीटा एंगल मान लूं, तो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। जरा बताना tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा, दिस बाय में दिस, अरे दिस बाय में दिस, यानी बोलो कितना, h1 बाय में ये क्या है बोलो जरा, u। अरे ये बोलो क्या है, अरे नहीं समझ में आता। और सेम tan थीटा ये भी है, बताओ tan थीटा ये कितना आ रहा है बोलो, h2 बाय में बोलो क्या, v, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है v। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी tan थीटा है, वो भी tan थीटा, दोनों का थीटा सेम है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी सर। तो मुझे तुम ये बताओ, इसके हिसाब से अगर दोनों बराबर है, तो यहाँ पर h1 को नीचे लिया हो, तो h2 बाई में h1 मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, v बाय u के। तो h2 बाय h1 इज इक्विवेलेंट टू v बाय। ये जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया, कि जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। बस आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि कोई भी लेंस जब चीजों को मैग्नीफाई करता है, तो उसका मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है कि उसकी इमेज कितनी बड़ी है, दैट इज h2 डिवाइड बाय बोलो क्या, h1। और सेकेंडली मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, दैट इज v बाय में क्या बोलो, u। उसकी इमेज कितनी दूर बन रही है टू द ऑब्जेक्ट से। अगर इमेज 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है और ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दूर था, तो 15 बाय में 3 भी करके 5 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मैग्निफिकेशन में कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं होगी। इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मैग्निफिकेशन है भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन, एम से इसको डिनोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम लगी तो मुझे बताओ फटाफट से। एक होता है बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये भी एम से डिनोट करते हैं, लेकिन ये चीज अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बात करनी जरूरी नहीं लग रही भाई इतनी। दिस इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, सॉरी, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। भाई ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ढंग से समझ लेना इस बात को, ताकि ज़्यादा आगे आपको टेलीस्कोप में प्रॉब्लम ना आए। और नहीं आए तो मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि बच्चों को मुश्किल लगता है थोड़ा सा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ लेंस है। अब तुम्हें एक बात याद है, लेंस के दौरान हमने एक केस करा था इसमें नेक्स्ट लेंस में, कि मान लो यहाँ मैं उसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो मैं उसको इसी साइड पे मैग्नीफाई कर देता है ऐसे करके। याद आ रहा है? अरे ऐसा नहीं करा आप लोगों ने क्या? भाई ये केस आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे एक बार बता दो। पढ़ा है तो बता दो। तो ये क्या है?
हेलो हेलो। सो गाइस मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, इस कन्वेक्स लेंस के अगर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, बच्चों प्लीज, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट होता था, बना के दिखाऊं केस, या पता है कि ऐसा होता था? यार एक केस ऐसा होता था ना कन्वेक्स लेंस का, या नहीं आ रहा याद? ऐसा याद है? नहीं है यार। अरे यार आप लोग यूं केस नहीं बनाया आप लोगों ने कि अगर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये यूं रह जाएगी, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, याद है? और एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी तो आंखों से देखेंगे तो ये पीछे ही मिलेगा, है भाई? ऐसे होता था। तो कोई नहीं, अगर नहीं याद आ रहा तो बस ऐसे समझो कि इस लेंस ने ना इस ऑब्जेक्ट को ना इतना बड़ा कर दिया, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को इतना, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ना वो अब मुझे क्या दिख रहा है बोलो? ए डैश बी डैश। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आईज, मान लो आईज यहां से देख रहे हैं लेंस के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? तो ऑब्जेक्ट ने मान लो ये वाला एंगल बनाया। और अगर मैं इमेज की बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे यहां पर हुआ कि मेरी इमेज ने भी उतना ही एंगल बनाया जितना ऑब्जेक्ट ने बनाया। मेरी बात को अच्छे से समझना, एंगुलर मैग्निफिकेशन पता लगता है कि भाई मतलब चीजें कितनी बड़ी हुई हैं, वो कैसे पता लगता है? थोड़ा ध्यान से देखना, बंसी का लिखो मत, लिखने की भी कोई चीज ही नहीं है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। और इमेज ने मान लो बीटा एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने बोलो कितना बनाया? बोलो अल्फा बनाया, तो बीटा बाय में अल्फा हम इसको कर देते हैं बच्चों। अब आप मुझे बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? ऑब्जेक्ट ने मान लो अल्फा बनाया, तो इमेज ने कितना बनाया? तो इमेज ने भी तो सेम ही एंगल बना रखा है। देखिए यहां एक प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लिखिए मत बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक छोटी सी बॉल है, टेनिस बॉल, और एक मेरे पास फुटबॉल है, समझना, एक टेनिस बॉल है, एक फुटबॉल है, दोनों को मैं अपने सामने रखता हूं, बिल्कुल जहां पर मैं दोनों को सेम प्लेस पे रखता हूं, दोनों को अपने हाथों में रखता हूं। अब मुझे बताइए मेरी आंखों पे बड़ा एंगल कौन बनाएगा? टेनिस बॉल या फुटबॉल? फुटबॉल ना। अरे यार सिंपल सी बात है, टेनिस बॉल का साइज छोटा है तो एक तरीके से जो एंगल फॉर्म होगा आईज के ऊपर वो भी कैसा होगा बोलो जरा? छोटा होगा। और बड़ी चीज कैसा बनाएगी बोलो? बड़ा एंगल बनाएगी। छोटी चीज बोलो कैसा बनाएगी? और छोटी चीज कैसा बनाएगी? और छोटा बनाएगी। समझो मेरी बात को, क्लास 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 ध्यान देना। अगर ये टेनिस बॉल है, अगर ये टेनिस बॉल है तो टेनिस बॉल का जो आई पे एंगल फॉर्म होगा वो एंगल छोटा होगा, स्मॉलर एंगल होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और अगर एक बड़ी फुटबॉल है तो बड़ी फुटबॉल जो आईज पे एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल बोलो कैसा होगा? लार्जर एंगल होगा। क्या मेरी बात से सहमत हो पा रहे हो आप? लगे नहीं हो पा रहे हो पा रहे हो सब बच्चे? तो ये स्मॉलर एंगल है और ये बोलो क्या है? लार्जर एंगल है। ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चों कि जो हमारी आईज पे बड़ा एंगल बनाता है ना वो चीजें बड़ी होती है, क्योंकि वो बड़ी है तभी बड़ा एंगल बना रही है। या आप बोल दो कि जब एंगल बड़ा बन रहा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट बोलो कैसा है? वो बड़ा है। तो मेरी बात को अच्छे से सुनना, यहां फुटबॉल को रखूं तो वो मेरी आंखों पे एंगल कैसा बना रही है? बड़ा। और जो टेनिस की बॉल है वो मेरी आंखों पे एंगल कैसा बना रही है? छोटा। तो जो छोटा एंगल बनाता है वो छोटी चीज दिखती है, जो बड़ा एंगल बनाता है वो बड़ी। गाड़ी मुझे बड़ी दिखेगी, आप मुझे उसके कंपैरेटिवली छोटे दिखेंगे, बिकॉज आपके जो ऑब्जेक्ट से बेसिकली मेरे आंखों पे जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा और गाड़ी की वजह से कैसा बनेगा बोलो? बड़ा। तो मुझे गाड़ी बड़ी दिखेगी। लेकिन अब एक छोटी सी बात को समझना, यहां ये छोटा है और ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है और ये बड़ा है, फिर भी सेम एंगल बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो। क्योंकि बहुत अच्छे, क्योंकि जो बड़ी चीज है ना सर आपने दूर रख रखी है। मेरी बात को समझना, यहां तुम कॉस्को की बॉल रखो और यहां फुटबॉल की बॉल रखो तो फुटबॉल तो बड़ी दिखेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फुटबॉल कॉस्को से बड़ी दिखेगी। लेकिन सोचो कि फुटबॉल को तुम सेंटर के बिल्कुल बाहर ले जाओ, उस रोड के उधर कोने में ले जाओ, अब मुझे फुटबॉल भी कॉस्को जितनी दिख रही है, टेनिस बॉल जितनी दिख रही है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बात को समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर टेनिस की बॉल और यहीं पर फुटबॉल की बॉल रखो भाई, यहीं टेनिस बॉल रखो, यहीं फुटबॉल रखो, तो मुझे फुटबॉल बड़ी दिखेगी। लेकिन सोचो कि टेनिस बॉल यहां रखो और फुटबॉल को ले जाओ यहां से 500 मीटर दूर, तो मुझे फुटबॉल भी बोलो कैसे दिखेगी? बोलो टेनिस बॉल जैसी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो दूर चली जाएगी तो उसके बड़े होने के बावजूद भी वो मेरी आंखों पे एंगल उतना ही बनाएगी जितना टेनिस यहां पर बना रही है। नहीं समझे ना मेरी बात को? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा, इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा इमेजिन करें ना, यही चीज अगर दूर चली जाएगी तो देखो एंगल छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, हो गया कि नहीं होगा छोटा? अरे यही फुटबॉल दूर चलेगी तो बोला एंगल छोटा हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ये बोला गया कि आपको ये जो गलती दिख रही है, हाँ भाई निखिल, आपको जो ये गलती दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना सेम एंगल बना रही है, मतलब बीटा भी सेम आ रहा है और अल्फा भी सेम आ रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट ने भी उतना एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने भी उतना बनाया। सुनते रहना, जैसे समझ में ना आ रहा सुनते रहना, थोड़ी देर में सब क्लिक करेगा। ऑब्जेक्ट ने भी उतना एंगल बनाया, इमेज ने भी देखो उतना एंगल बनाया, मतलब अल्फा बीटा तो लॉजिकली इस समय कैसा आ रहा है बोलो? बराबर आ रहा है।
अगर ऑब्जेक्ट ये दोनों बराबर आ रहे तो कट के 1 आएगा, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कुछ भी मैग्निफिकेशन, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है? हुआ है सर मैग्निफिकेशन। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि सर आप ना ऐसे नहीं नाप सकते एंगल। एंगल नापने के लिए उसने स्ट्रेटेजी बोली। उसने क्या बोली कि देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज में जब आप एंगल नापेंगे ना, तो या तो इमेज को भी ऑब्जेक्ट के पास रख के देखो, या ऑब्जेक्ट को भी कहां ले जाओ, इमेज के पास। मेरी बात को समझना, दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए, तब आप एंगल नापो। समझो मेरी बात को। यहां पर कॉस्को की बॉल है, वहां पर फुटबॉल है। ऐसे नहीं नाप सकते कि भाई एंगल कितना बन रहा है, दोनों में से बड़ा कौन है। या तो फुटबॉल को भी यहीं ले आओ तब कंपेयर करो एंगल, या कोस्को को भी वहीं ले जाओ तब कंपेयर करो एंगल। तो कोस्को भी और छोटा एंगल बनाएगी वहां पर जाने के बाद। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? तो इन्होंने कहा कि जब तुम्हें एंगल नापना है ना कि इमेज ने और ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया, तो दोनों अलग अलग जगह पे तब मत नापो भाई, तब तो गलती आना है। तब तो हमारा दोनों का बराबर आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 का आ जाएगा। 1 का मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई हो ही नहीं रहा। अरे 1 का मतलब क्या है? अच्छा 2 का मतलब क्या बोलो? दुगुना मैग्नीफाई हो रहा है। 3 का मतलब बोलो क्या? 3 गुना बड़ा हो गया। लेकिन 1 का मतलब क्या है? 1 गुना बड़ा मतलब सेम रहा। खुशी नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या तरीका इन्होंने अपनाया? इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट को एक काम करो, इमेज के पास ले जाओ। ऑब्जेक्ट को या इमेज को कहां ले आओ? ऑब्जेक्ट के पास। तो करके देखते हैं एक बार, सब बच्चे करके देखते हैं भाई। हाँ भाई, यहां पर मैं बस ये पॉइंट मान लेता हूं। मैंने क्या करा, ये मेरे पास इमेज थी, बातें नहीं करनी यार। ये मेरे पास इमेज थी a डैश b डैश, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट था ए बी। अब आप मुझे बताओ, ओए अब आप मुझे बताओ, एंगल नापते हैं हम। अब नापते हैं एंगल। बताओ ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया? अल्फा। इमेज ने कितना बनाया? अब बताओ जरा, बड़ा एंगल बनाया कि नहीं बनाया इमेज ने? अब बोलो बीटा बाय अल्फा कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं समझ में आया। तो इन्होंने कहा कि जब भी आप एंगल्स नापेंगे ना, तो आपको सेम जगह पे रख के नापने। ऐसा नहीं करना कि भैया इमेज दूर है और ऑब्जेक्ट पास है, फिर तो आपको लगेगा मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं। क्योंकि आपको फुटबॉल भी उतनी दिखेगी जितनी टेनिस की बॉल है। मान लो टेनिस की बॉल को तुम मैग्नीफाई कर रहे थे, लेकिन वो दूर दिखी है तो उतनी साइज की दिख रही है, हमें मैग्नीफाई लग रहा हुआ ही नहीं है, क्योंकि दोनों से एंगल कैसा बन रहा है बोलो? सेम बन रहा है। तो या तो इन्होंने कहा कि या तो ऑब्जेक्ट को भी इमेज के पास ले जाओ तो नापो, या इमेज को भी बोलो कहां ले आओ? ऑब्जेक्ट के पास। तो यहां पर क्या कर सकते हो बोलो? क्या कर सकते हो बताओ जरा? कि जहां मेरा ऑब्जेक्ट है, जहां मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, वहीं पर बोलो मैं किसको ले आया? ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, वहीं पर ही बोलो मैं किसको ले आया? इमेज को, दैट इज ए डैश बी डैश। तो बताओ अब ऑब्जेक्ट का अल्फा और इमेज का बोलो फिर से कितना बोलो? बीटा। अभी भी बीटा अल्फा से बोलो क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तुम्हें क्या समझना है? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं, उतनी तुम्हें समझ में आएगी। टेलीस्कोप में कहीं नहीं फंसने वाले। दो तरह की मैग्निफिकेशंस होती हैं, एक होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। दोनों बताती हैं कि एक्चुअली में हमने ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर दिया, इमेज कितनी बड़ी मिली ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली। बस एक मेजर करती है कैसे बोलो? हाइट वाइट नाप के, डिस्टेंस नाप के, और एक मेजर करती है बोलो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या इमेज के ऊपर एंगल नाप के। क्या नाप के बोलो? एंगल। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्निफिकेशन सीधा फॉर्मूला लगेगा h2/h1 या फिर v/u, या फिर बोलो क्या v/u, क्योंकि h2/h1 ना मैथमेटिकली v/u के बराबर ही है। मैंने आपको tan थीटा से करके भी दिखाया। दूसरी चीज, जब एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो बस उसने बोला कि एक बात का ध्यान रखना, ऐसा मत कर लेना कि ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज वहां बनी और आपने ऐसे एंगल नापा। क्योंकि ऐसे में एंगल नापोगे तो भैया भले ही इमेज बड़ी हुई हो, भले ही इमेज देखो क्या हुई है बड़ी, लेकिन दोनों से एंगल बोलो कैसा आ रहा है? बोलो सेम। अल्फा भी सेम आ रहा है और बीटा भी बोलो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। समझो मेरी बात को यार, अल्फा भी सेम आ रहा है और बीटा भी सेम आ रहा है, दोनों ही सेम आ रहा है। इसका मतलब 1 आ जाएगा मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं, बट लॉजिकली तो मैग्निफिकेशन हुआ है। तो ये करेक्ट तरीका नहीं है। करेक्ट तरीका बोलो क्या है? कि या तो ऑब्जेक्ट को भी इमेज के पास ले जाओ तब एंगल नापो दोनों के, या इमेज को भी ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ तब एंगल नापो दोनों के। तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि साइज बड़ा है या नहीं बड़ा। नहीं आई ना बात समझ में? आप फुटबॉल और टेनिस बॉल के साइज को ऐसे नहीं नाप सकते कि फुटबॉल को दूर ले गए और टेनिस बॉल को यहां पर रखा फिर तुम नाप रहे हो, फिर तो बराबर ही दिखेगी वो। आप फुटबॉल को भी टेनिस बॉल के पास दिया तब नापो तो दिखेगी फुटबॉल बड़ी है, या टेनिस बॉल को भी फुटबॉल के पास ले जाओ वहां पर तब नाप लो तो टेनिस बॉल छोटी दिखेगी, फुटबॉल बड़ी दिखेगी डेफिनेटली, क्योंकि फिर एंगल ऐसे ऐसे आएंगे। लवनीत नहीं आ रही बात समझ में? सो गाइस, दो तरह की मैग्निफिकेशन होती है, बोलो कौन कौन सी? एक लीनियर और एक बोलो क्या? एंगुलर। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h2/h1 बराबर v/u, और एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा बाय में बोलो क्या? अल्फा। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं सो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आगे के टॉपिक बढ़िया समझ में आने वाले हैं। बढ़े आगे, बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। और आगे हमारा टॉपिक है बच्चों, अब दिस इज, पहले तो माइक्रोस्कोप के दो टाइप है बच्चों, एक है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और एक बोलो क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो लेट्स स्टार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। आ जाओ,
हाँ भाई क्लास बोर्ड पे क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए मैं आपको बता दूं, माइक्रोस्कोप की मैंने दो टाइप बोली, एक सिंपल और एक कंपाउंड। और हर एक माइक्रोस्कोप की भी दो एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट होती है रिलैक्स आई एडजस्टमेंट और एक होती है स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। मैं थोड़ा पीछे समझा देता हूं। माइक्रोस्कोप कितने टाइप के? दो टाइप के, एक सिंपल, आज हम ये दोनों खत्म कर लेंगे, वैसे कोशिश तो पूरी है, और एक कंपाउंड। दोनों में ही क्या टाइप है बोलो? दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक होती है कौन सी एडजस्टमेंट बोलो? रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट, जिसमें आके थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हैं। और एक क्या होती है बोलो? स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। अच्छा आप लोगों से एक सवाल है, किस तरह की रेज आपकी आंखों पे ज्यादा जोर डालेंगे बताना जरा। ऐसी रेज जो पैरेलल आ रही हैं या ऐसी रेज जो इस तरीके से आ रही हैं? कौन सी रेज आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन पैदा करेगी? पैरेलल। चलो दूर की चीजों को देखने में ज्यादा दिक्कत आती है आंखों को, मतलब आंखें ज्यादा दर्द करती हैं बहुत पास की चीजों को देखने में। चश्मे वाले बच्चे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग जवाब दें। एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं चश्मे वाले बच्चों से। चलो बताओ भाई क्या होता है? पास की चीजें आपको ज्यादा दिक्कत करती हैं चीजें देखने में, सरदर्द जल्दी किसमें होता है? पास की चीजों में ना। यस बच्चों, पास की चीजों में हमें सरदर्द जल्दी होगा, जोर ज्यादा पड़ता है दिमाग के ऊपर, और दूर की चीजें देखने में हमें जोर कम पड़ता है। एक किताब को ऐसे बहुत देर तक रखिए पढ़ते रहिए, सरदर्द शुरू हो जाएगा, चाहे आपकी आंखें कितनी ठीक हो। और एक किताब को दूर रखिए, वैसे रखिए, कोई दूर की चीज को ऑब्जर्व करिए, किताब तो नहीं, किसी दूर की चीज को ऑब्जर्व करिए। दूर से बैठ के आप पहाड़ देखने में बड़ा प्लीजेंट लग रहा है क्योंकि बहुत दूर है आपसे, आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत नजदीक से किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो वो बोलो क्या होने वाला है? आपको स्ट्रेन पैदा करने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी रेज पैरेलल आती है ना, ये हमारे पे एक रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट होती है, और जो हमारे पे थोड़ी सी ऐसे आती है ना, ये रेज हमेशा बोलो कौन सी होती है? स्ट्रेन्ड आईज। स्ट्रेन मतलब जो थोड़ा स्ट्रेन पैदा करेंगे दिमाग के ऊपर, ठीक है। ये पास की चीजें ऐसे क्यों बनती है? पास के इधर भाई, पास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी तो रेज आपकी आंखें यहाँ पर है तो कैसे आएंगी बोलो? ऐसे ही आएंगी। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यहाँ पर है, और आपकी आईज यहाँ पर है, तो ऑलमोस्ट रेज बोलो कैसी हो जाएंगी? ऑलमोस्ट रेज बोलो कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो जो जितनी दूर होगी उसकी रेज बोलो उतनी ज्यादा बोलो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये जो पैरेलल रेज होती है ना बच्चों, ये कैसी होती है बोलो? रिलैक्स्ड एडजस्टमेंट होती है, ये रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट होती है। और ये बोलो क्या होती है? स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस पढ़ेंगे, कौन कौन से बोलो? एक रिलैक्स्ड और एक स्ट्रेन। ऐसे ही हम दो केस पढ़ेंगे किसके अंदर भी बोलो? कंपाउंड में भी एक रिलैक्स और एक स्ट्रेन, और फिर हमारी क्लास आज की खत्म होगी। चार चीजें पढ़ने वाले, जल्दी करते शुरू। सिंपल माइक्रोस्कोप, पहली एडजस्टमेंट बच्चों हम करेंगे स्ट्रेन्ड आई की, स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। यार सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल ही है, सब ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। एक लेंस बनाना है बस आप लोगों को। बस भाई ये तुम एक बात तो, सिंपल माइक्रोस्कोप पता क्या है? सिंपल तुम अपने हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही है। बस तुम्हें करना क्या है? उस कॉन्वेक्स लेंस के रुक जाओ भाई, क्या आदान प्रदान करते रहते तुम लोग? ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर बोलो क्या है? फोकस है। अरे होता है, अगर तुम, अरे केस याद करो यार, अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले जाते हो, बीच में क्या, कहीं भी ले जाते हो इसके बीच में, तो इसकी इमेज कैसे बनती है? याद है 10th क्लास में आपने को पढ़ा था? हाँ भाई प्रियांशु, लक्ष्य, ये नहीं समझ में आया तो कंपाउंड नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखना, कंपाउंड नहीं आया टेलीस्कोप समझ में नहीं आएगा, मतलब सारा सीरीज खराब हो जाएगा। ये आना ही चाहिए, मतलब कंपलसरी नोट पे सिंपल माइक्रोस्कोप आना चाहिए, तब कंपाउंड आएगा। तो मुझे तुम बताओ, अगर मैं कन्वेक्स लेंस को ना किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास ले जाऊं, कितना पास ले जाऊं कि वो जो कन्वेक्स लेंस मेरे पास है, वो लेंस जो मेरे पास है, उस लेंस का अपना एक फोकस होगा। क्या होगा बोलो? अरे मेरे हाथ में लेंस है, इस लेंस के कुछ दूरी पे इसका क्या होगा? फोकस। मैं इसको इतना नजदीक ले गया ऑब्जेक्ट के कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो फोकस और लेंस के बीच में आ गया। ये लेंस है, मान लेते हैं ये लेंस है। अब ये लेंस का फोकस यहां पर कहीं ना कहीं है, मैं इसको इतना नजदीक ले गया ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट इसके फोकस और लेंस के बीच में लाई करने लगे। तो फोकस कैसे बनता है आप लोग जानते होंगे कि ये गोला जो है घूमेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा बोलो क्या होता है? फोकस। याद ही नहीं आ रहा ऐसा कुछ होता है। और जब इधर भी घूमेगा गोला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां भी होगा, उसका आधा बोलो क्या होगा? फोकस। तो फोकस तो यहां भी होता है,
कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने बोले बट के? अब मुझे तुम ये बताओ, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ए बी साइज का, तो इसकी इमेज कैसे बनती है? याद करो यार, बड़ा आसान सा है, जैसा तुमने 10th में करा वैसे ही कराऊंगा, ज्यादा इसमें पंगे नहीं करेंगे हम। ऐसे जाएगी रे, ये वाली रे बोलो कहां से पास होगी? फोकस से। और ये वाली रे बोलो कहां से पास होगी? ऐसे। क्या ये रेज, थोड़ा सा मैं इसको और उधर कर देता हूं, मजा नहीं आएगा नहीं तो इसमें। बोलना भाई। अब ये रे पीछे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, तो जब इनको ट्रेस करेंगे तो कहां मिलेंगी? वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी। कुछ पढ़ा है ऐसा? बन गया? तो ये कुछ बन गया, ए डैश बी डैश। तो आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा करके दिखने लगा, यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई लफड़ा नहीं है भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक बहुत सिंपल सी चीज ये है कि सर एक लेंस होगा, और वो लेंस जब अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले आएगा, तो वो अपने आप उस ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके दिखाने लग जाएगा, और यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपकी लेबोरेटरी में सिंपल नहीं है, आपकी लेबोरेटरी में कंपाउंड है, ध्यान रखना, ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप से लेंस को उठा लो, बन गया सिंपल माइक्रोस्कोप। डन डन। अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट, मुझे तुम ये बताओ, सबको समझ में आ गया? अब ये जो एडजस्टमेंट मैंने बनाई, रिलैक्स आई एडजस्टमेंट है, स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट है। आंखों से देखेगा तो यहां पर ये रेज ऐसे आएंगी, तो बोलो कैसी है? स्ट्रेन्ड है। अच्छा, कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी कैपिटल डी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद आ रहे हैं? कैपिटल डी क्या होता है बोलो? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होता है, कोई बताएगा? अरे इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का? देखिए सिंपल सी बात है, जहां से मुझे कोई चीज बहुत साफ दिखाई दे रही हो, कुछ चीजें हैं कि अगर वो ज्यादा नजदीक होंगी तो भी नहीं दिखेंगी, दूर होंगी तो भी नहीं दिखेंगी, जहां से मुझे वो क्लियर विजन दे रही हो, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि बोले कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि सबको अलग अलग करके दिखा रही हो, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रही हो। मेरे को दूर से कोई आता बच्चा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो एक सर्टेन दूरी पे आके मुझे बहुत बढ़िया नजर आने लग गया, दैट इज माई डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जहां पर चीजें मुझे बहुत साफ दिख रही है, मेरा क्या है बोलो? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां मेरी इमेज बन रही है, मुझे यहां पर साफ दिख रहा है, तो मेरे डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। गाइस बातें मत करो, ढंग से सीखो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलने के लिए आसान है, इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस में हवा टाइट हो जाती है बच्चों की। मतलब अगर आप मुझसे पूछो ना कि पूरी सर फिजिक्स के अंदर सबसे डिफिकल्ट पार्ट न्यूमेरिकल में कहां पर है, तो वो यही टॉपिक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल क्यों मुश्किल है? यहां पर साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा परेशान करता है। टॉपिक ही ऐसा है, इन्होंने कुछ आधे फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन इंक्लूड करा है, आधों में नहीं करा है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी आप लोगों को। हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। जब हम करेंगे उसको 2 क्लास प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स को, हो जाएंगे वो चीज़। लेकिन आप लोग ऐसे मस्ती में करोगे तो कोई चांस नहीं है। इसे सिर्फ फोकस होकर सुनो। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसकी मैग्निफिकेशन निकालते कि इसने कितना मैग्नीफाई करा होगा। तो मुझे तुम ये बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U। और क्या तुम जानते हो कि लेंस के लिए, अच्छा ये जो लेंस है ना, इस समय आई लेंस है। आई लेंस क्यों भाई? क्योंकि यहीं से तो हम देख रहे हैं, तो यही मेरा आई लेंस है। तो मुझे बताओ लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/A। यही पढ़ा है सब बच्चों ने। प्लस होता है मिरर में और माइनस होता है लेंस में। अब मुझे निकालना मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U। क्या होता है बोलो? अब मैं कैसे बनाऊं? तो मैंने क्या करा, पूरे में ना दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड V से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय V। ऐसा मैं कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय V। जरा बताना, दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई कर दो तो V बाय में V, माइनस का V बाय में U, और ये V बाय में F। मुझे बताओ सब बच्चे क्या बनेगा? दिस इज 1 माइनस में V बाय में U इज इक्वल टू V बाय में F। और क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो V/U होता है वो क्या होता है? इसको इधर कर दूं, बताओ उसको उधर ले जाता हूं, तो बोलो क्या आएगा? 1 माइनस में V बाय में F बराबर में V बाय में U। कोई प्रॉब्लम? क्या ये जो V/U है मैं इसको मैग्निफिकेशन लिख दूं? और ये कितना बन गया बोलो? 1 माइनस में V बाय में F। क्या तुम्हें पता है जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? ये जो इमेज बनी है, इस इमेज को मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोल सकता हूं? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। जहां भी इमेज बनेगी ना, मैं उसको बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो गाइस मेरे जो V है वो आपका लेफ्ट में लाई कर रहा है और इंसिडेंट रेज राइट में जा रही थी, तो ये D प्लस का लूंगा या माइनस का लूंगा? माइनस का।
ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। और वैसे भी फोकल लेंथ की बात करोगे तो तुम्हें पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसे होती है बोलो? तो मैग्निफिकेशन कितना आया, फाइनल फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन बराबर आएगा 1 माइनस में v का वैल्यू सब बच्चे बोलो कितना आएगा, माइनस डी। अरे v का वैल्यू कितना आएगा, माइनस डी, डिवाइड बाय में बोलो कितना आएगा, बोलो f। बोलो आंसर कितना आया, बोलो आंसर कितना आया सब बच्चे। मैग्निफिकेशन का आंसर बोलो कितना आया, 1 प्लस में d बाय में f। इसका मतलब कोई भी कन्वेक्स लेंस कब हाई मैग्नीफाई करता है चीजों को, जब उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। फोकल लेंथ कम होने का मतलब बताओगे जरा, पावर क्या होना, ज्यादा होना। पावर क्या होना, तो लो फोकल लेंथ का मतलब मैग्निफिकेशन ज्यादा करेगा मेरा कन्वेक्स लेंस, और लो फोकल लेंथ का मतलब पावर ज्यादा होती है। क्या होती है बोलो? तो ज्यादा पावर होने पे ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसीलिए तो जितनी ज्यादा पावर वाला चश्मा उतनी ज्यादा बोलो चीजों को क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। एक पावर वाला चश्मा कम कर रहा है, 2 पावर वाला उससे ज्यादा कर रहा है, 3 पावर वाला उससे ज्यादा कर रहा है, बोलो प्लस 3 पावर वाला। समझ में आ रही बात? तो सिंपल सी चीज है, आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको डेरिवेशंस भी कराऊंगा इसकी, बस आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। कुछ कुछ पॉइंट्स में डेरिवेशन में एक आध स्टेप आप डायरेक्ट याद भी करना, मैं बताऊंगा कहां पर याद करना है। एक आध जगह पे, बस सब जगह पे नहीं, एक आध पॉइंट्स पे कुछ चीजें बिल्कुल एक्यूरेट याद कर लेना, वैसे ही काम बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पर आपको कुछ भी याद करने ऐसा है, सारा कुछ टेक्निकली समझ में आ रहा है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन होता है v/u, और v/u बनाने के लिए मैंने क्या करा सुधांशु, यहाँ पर v/u बनाने के लिए मैंने क्या करा, ऊपर पूरे में v से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया v/v, ये v/u, ये v/f, v/v कट के 1 हो गया v/u, आपका ये रहा v/f, ये रहा उसे ले गया तो v/u ये हो गया। v/u को मैंने m लिख दिया और v को मैंने माइनस d लिख दिया। हो गया भाई? मुश्किल लग रहा है? हाँ भाई, सबको क्लियर है? ये कौन सा एडजस्टमेंट है बताओगे? बोल दो। दिस इज अ स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो मैं इधर ही करा दूं, रिलैक्स वाला भी, रिलैक्स वाला भी यहीं कर लेते हैं। चलो भाई सही बच्चे। अच्छा, रिलैक्स में क्या होना चाहिए बताओ जरा? हाँ भाई बताओ जरा, मदद करो। रिलैक्स में क्या होना चाहिए? रेज पैरेलल आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए बोलो? अब मुझे बताओ जरा, पैरेलल अगर आएंगी बच्चों प्लीज बोर्ड पे, तो यहां पर मेरा ए बी है, फिर वही बात है, यहां पर मेरे पास ए बी है। अब ए बी की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ध्यान देना। मैंने फोकस पे ले लिया, कहां ले लिया बोलो? बोतल बजा दी उसके। मैंने क्या करा, अगर मैं इस लेंस को किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जा रहा हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतना पास लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, तो मेरी रेज ऐसे जाएंगी, और वो कहां मिलेगा मुझे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब कि रेज में स्ट्रेन्ड आइज बनेगी। नाजिया बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी बात सुनो ना, अगर मैं इस लेंस को थोड़ा सा पीछे खींच लूं, इस लेंस को थोड़ा सा पीछे खींच लूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ जाए, फोकस पे। अरे यार लेंस पीछे जाएगा तो फोकस भी पीछे आएगा यार, मानो ये वाली बात, क्योंकि फोकस तो उसके हिसाब से, शेप के हिसाब से। तो जब मैं लेंस को हल्का सा पीछे खींच लूं, मतलब कि ऑब्जेक्ट को मैं इतना नजदीक लेके गया, लेंस को ऑब्जेक्ट के इतना नजदीक लेके गया कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहां लाई करने लग गया, फोकस पे। अरे ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। अगर बिल्कुल फोकस पे लाई करा तो मुझे बताओगे जरा केस कैसा बनेगा? सर ये रेज जाएंगे ऐसे करके, बताओगे जरा? ये रेज जाएंगी सर ऐसे करके, ये रे जो जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, और ये वाली रे बोलो कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये रे बिल्कुल क्या जाने वाली, बोलो पैरेलल। अगर मैं अब यहां से देखूंगा तो मुझे ये रेज कहां मिलती हुई नजर आएंगी, मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे पास रेज आएंगी पैरेलल। एक्चुअली में देखो, आपको ना थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि इन्फिनिटी, अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे तो आपको दिखेगी वैसे भी नहीं। मैं आपको एक बात समझा देता हूं ना, बहुत चीज इन्फिनिटी पे दूर है तो दिखेगी कैसे, लेकिन इमेज हमें यहां पर दिखती है। बस रेज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कैसे आती है, पैरेलल आती है। कैसे आती है बोलो? कि हम ऐसे एडजस्टमेंट कर देते हैं कि रेज मेरे तक पैरेलल रीच करती है, लेकिन वो होता ऑब्जेक्ट हमारे इमेज जो है हमारे को क्लियर दिखता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं यहां पर कहीं पर हमारा जो इमेज है वो बनता है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं बताओ जरा? रेज मेरे तक बोलो कैसे पहुंचती है, बोलो इसकी पैरेलल पहुंचती है। कैसे पहुंचती है बोलो? रेज मेरे पास पैरेलल आती है, तो मैं बोलो इसको कौन सी एडजस्टमेंट बोलूंगा, बोलो रिलैक्स्ड। कौन सी बोलो? रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। चिंता मत करो, आप उसको मान सकते हो कि मेरा जो इमेज बना है वो इन्फिनिटी में बना है। क्या मान सकते हो बोलो? लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, मुझे वो चीजें दिखेंगी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन माना जाएगा वहां पे भी। कैसे? आइए अब यहां तुम्हें क्या करना है ना, थोड़ा सा यहां तुम्हें एक पोर्शन हल्का सा याद करना है। तुम्हें बोला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, सही है? इमेज कहां बनी है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनी है? तो मैं अगर इसको 1/∞ कर दूं तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, सही है भाई? अनुराग 1/∞ कितना हो गया? 0। व्हाट विल हैपन? दिस इज v,
दिस इज माइनस का 1/u इज टू में 1/f। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। अब मैंने क्या करा, पूरे दोनों तरफ ना v से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ v से क्या कर दिया, तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, v/u इज इक्वल टू में v/f। और क्या तुम जानते हो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो m बराबर कितना आ गया, उस माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस का v बाय में f। बोला है कि नहीं, कर सकता हूं। वो जहां भी इमेज बन रही है, चाहे इंफिनिटी में बन रही है, मेरे को अगर चीज दिख रही है तो मैं उस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑल्दो यहाँ पर d मेरा इंफिनिटी है, d मेरा बोलो क्या है, इंफिनिटी। मान लेता हूं मेरा जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो इंफिनिटी है, लेकिन मैं यहाँ पर d की टर्म्स में उसको लिखूंगा। तो मेरा जो इमेज बना है, हाँ भाई मेरा जो इमेज बना है वो लेफ्ट में बना है, इधर भाई मेरा जो इमेज बना है वो कहां बना है, बोलो लेफ्ट में बना है, तो मैं उसको माइनस डी लूंगा। क्या लूंगा बोलो, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन आया कितना है, बोलो माइनस का d बाय में बोलो कितना f, और मेरा आंसर बोलो कितना है बच्चों यहाँ पर m बराबर में कितना, बोलो d बाय में f। क्या बोलो, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, यहां मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है या कम होता है, इसका आंसर देखो, उसका आंसर देखो, इसका देखो, उसका देखो। यस, इसका ज्यादा है, इसका कम है। मतलब जब स्ट्रेन्ड आईज है ना, भले आंखों पे जोर पड़ रहा है बट चीजें बड़ी हैं, और जब हमारा रिलैक्स में देख रहे हो तो आंखों को आराम तो पड़ रहा है लेकिन उतना मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है। अब बात क्या है ना, ये वाला जो स्टेप मैंने तुम्हें कराया ना, ये थोड़ा सा ना आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत में v को इंफिनिटी मानते हुए आपको 1/इंफिनिटी को 0 करना है, कर दोगे, ये बनेगा माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करोगे, दिस v/u इज m, माइनस उधर चला गया माइनस का v/f। भले ही वो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है बट जहां भी बन रही है मुझे दिख रही है तो मैं क्या बोलूंगा उसको, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैं उस v को बोलो क्या पुट करूंगा, माइनस डी। क्या पुट करूंगा, d भले ही तुम्हारा इंफिनिटी, लेकिन यहां पर आपको d को d रखना है। d को जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब मैं इस बात को बताऊंगा कि तुम्हें इस d को यूज कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए आप लोग बोलेंगे जहां भी इमेज बना उसको मैंने d माना, भले ही वो d तुम्हारा इंफिनिटी हो। तो मैंने जब नीचे इंफिनिटी था उसको 0 कर दिया, ऊपर इंफिनिटी तो 0 नहीं बोल सकता यार मैं, समझो मेरी बात को। अगर ऊपर इंफिनिटी पे तो मैं उसको 0, तो नीचे इंफिनिटी मैटर करता है भाई, नीचे इंफिनिटी होगा तो टर्म 0 हो जाएगा पूरा। तो मैंने उसको बोला कि भैया यहाँ पर v को मैंने रख दिया माइनस डी, और मैग्निफिकेशन आ गया d बाय में क्या f। अब गाइज अब मेरी बात अच्छे से सुनिए, आपको यहां पर ना कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ गया, ध्यान से सुनेंगे, आएगा समझ में, मजा भी आएगा। ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ गया तो मेरे को स्ट्रेन्ड आई वाला एडजस्टमेंट मिलेगा और मेरा मैग्निफिकेशन होगा 1 प्लस में d बाय में क्या f। मैग्निफिकेशन के ड्राइव की टेंशन मत करिए, 2 से 3 बार अगर आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर तो ये याद हो जाएगा, 2 से 3 बार लिखने पे याद होगा, ऐसे एकदम याद नहीं होगा। और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये फॉर्मुला लिखता हूँ, मैं ऊपर v से मल्टीप्लाई करता हूँ, v/u को मैं m लिख देता हूँ और बना देता हूँ एडजस्टमेंट। बस यहाँ पर मैंने बस शुरू में v को इंफिनिटी रख दिया क्योंकि रिलैक्स आई वाला केस था, और बाद में मैंने v/u करके मैग्निफिकेशन निकाल लिया। तो अगर फोकस पे होगा तो बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो स्ट्रेन्ड आई वाला बनेगा। अगर तुम्हें ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो ही मैं कंपाउंड पे जा सकता हूं, क्योंकि कंपाउंड इससे थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है। लेकिन मुझे तुम बताइए दोनों बातें कुछ क्लियर हुई हैं। अब आते हैं फटाफट से कंपाउंड पे, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात शुरू करेंगे सीधा कंपाउंड की। चलिए, तो मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है केस, बोलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोर इंटरेस्टिंग केस। आ जाओ, अब आप लोग मुझे सब बच्चे बताना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, आई लेंस होता है। मजा आएगा यहां पर। आई लेंस थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा भी होता है। ये कौन सा लेंस है बोलो, और यहां कौन सा बोलो। बच्चों बिल्कुल चुप रहेंगे भाई, कुछ सोचेंगे 2 लेंस सर क्यों ले रहे, 2 लेंस से फायदा क्या है। देखिए 2 लेंस से कितना फायदा है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। आप यहां पर क्या करो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया, कितना साइज है बोलो, AB। अगर मैं इसके फोकस से बाहर ले रहा हूं ऑब्जेक्ट, हाँ भाई इधर, अगर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से बोलो क्या ले रहा हूं, बाहर, लक्ष्य प्रियांशु टॉपिक में हो यार, ऑप्टिकल सेंटर फोकस से बाहर ले रहा हूं, तो आप लोग जानते हो कि फिर तो इधर नहीं बनेगा, वर्चुअल नहीं बनेगा, रियल बनता है। कैसे केस, जरा बताओ, ये ऐसे जाएगी रे, बताओ जरा। अरे इसका फोकस यहां पर कहीं ना कहीं होगा, इसका फोकस यहां कहीं ना कहीं तो होगा, दैट इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्ट आ गया, आईपीस जहां से मैं देखूंगा। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब आपके लेबोरेटरी में आपने देखा तो उसमें 2 लेंस थे, एक था नीचे जो ऑब्जेक्ट के आगे आता है, और एक था ऊपर जो आपकी आंखों के आगे आता है। तो आप देखोगे यहां से, और ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है बीच में, है ना। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट को फ्रंट करता है, और ये होता है आई लेंस जो आप जहां से देखते हैं। बोला ऐसे ही होता है कि नहीं होता, बीच में ट्यूब होती है, इसी तरीके का तो होता है।
अब मुझे तुम ये बताओ, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने? सब बच्चे, ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा? तो फोकस से बाहर ही रखा। फोकस से कहां रखा? बाहर। अब मुझे बताना, अगर फोकस से बाहर रखा तो ये क्या करेगा? ये इसकी इमेज बनाएगा। और कैसे बनाएगा? ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये वाली रेज ऐसे आएगी रियल में बहुत अच्छे, और ये वाला जो है ये यूं आएगा और ये यूं आके बोलो कहां मिलेगा। मैं इसको भी थोड़ा मिटो देता हूं, इसको फिलहाल के लिए मिटो देता हूं। मुझे बताओ जरा कहां मिलेगा? बोलो मिला देगा? अरे सही है। और मुझे बताओ जरा, कुछ मैग्निफिकेशन तो इसने भी कर दिया, कुछ मैग्निफिकेशन तो, अभी सुनते रहना। और जो ये इमेज बनाता है ना, उसके बाद जो हमारा आई लेंस होता है ना, उसके दो केसेस में आपको सिखाऊंगा। एक केस में जो हमारा आई लेंस है ना, एक केस में जो हमारा आई लेंस है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है, फोकस करिएगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वो आई लेंस के कहां पर बनाता है? जहां इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इसका फोकस है। इसका फोकस कहां पर है? इसका फोकस मान लो यहां पर है। दिस इज द फोकस ऑफ आई लेंस। तो इसने क्या करा है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने लग रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। कनिष्का इधर क्या चल रहा है? ये वाले ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बोलो यहां बनाई, और जो इमेज बनी वो कहां बनी बोलो? उस आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब तुम मुझे बताओ, अगर किसी भी कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई चीज आएगी तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तुम मुझे बस ये बताओ, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आएगा तो वो क्या करेगा? सर मैं अभी पढ़ के आया हूं, अगर कोई भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में कोई चीज आ गई तो वो उसको उसी साइड पर, अपनी ही साइड पर बहुत बड़ा कर देगा। बोलो कर देगा नहीं कर देगा? तो इसने क्या करा? पहले वाले लेंस ने, फायदा बताऊंगा दो लेंस क्यों लिए। पहले वाले लेंस ने इसके इमेज बनाई अंदर ट्यूब के अंदर, और वो ट्यूब के अंदर जो इमेज बनी वो कहां बनी? लवनीत इधर, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां बनी बोलो? बीच में, कहीं भी बीच में बन गई। तो ऐसे में क्या करता है कन्वेक्स लेंस? आप जानते हो कि ऐसे में ना वो उसी चीज को ना उसी साइड पर बड़ा कर देता है। मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो आप लोग यहां पर रेस को देखना कि जो ये वाली चीज है वो कैसे बनाएगा। देखो, इसका क्लास बोर्ड पे इसका फोकस यहां पर भी कहीं ना कहीं होगा। दैट इज द फोकस ऑफ आई लेंस। जरा मुझे बताना जरा, ये वाली चीज जो ऐसे जाएगी, जो इसकी बी डैश की इमेज जाएगी, वो कुछ ऐसे जाएगी, और ये वाले की कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे। देखो नाप नूप के हम कुछ नहीं बना रहे हैं, हम नाप के नहीं बना रहे हैं कुछ भी, ध्यान रखना। तो थोड़ा बहुत वो चीजें ऐसे जाएंगे। अब ये देखो जरा, अब ये देखो, जब आई से हम देखेंगे तो पीछे तो कहीं मिलने वाली है नहीं। फोकस करो यार, आई से जब हम देखेंगे तो पीछे तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन जब इसको ट्रेस बैक करूंगा, जब उसको बोलो क्या करूंगा? इस तरीके से ट्रेस बैक करूंगा, तो बोलो कहीं भी बना देना चाहिए, पीछे से इधर। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? अब जरा मुझे बताओ इमेज क्या बनी? फाइनल की इमेज का मैं कलर अलग यूज कर लेता हूं। ये यहां पर ये बनी A डबल डैश B डबल डैश। सुनिए सुनिए भाई, बहुत बहुत जरूरी चीज है। सर पहले वाले लेंस ने ऑब्जेक्ट को बड़ा करके यहां बनाया, और जहां भी बनाया सर वो जगह ऐसी थी कि जो उसके आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनाई। तो सर अगर इसके बीच में बनाई तो वैसे भी हम जानते हैं कि ये उसी साइड पर, क्योंकि हमने भी पीछे भी पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज किसी भी कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ जाएगी तो वो उसको उसी साइड पर बड़ा करके दिखाता है। तो ये ऑलरेडी अगर इसके सामने उल्टा ही आए तो उल्टा ही बड़ा करेगा उसको। समझे मेरी बात को? और वो कैसे मैंने आपको दिखा दिया कि जो इसकी इमेज बनेगी कैसे बनेगी। जो रे इसके ऐसे जाएगी वो फोकस से पास होगी, और एक रे इसके ऐसे जाएगी तो वहां तो मिली नहीं, पीछे ट्रेस करते हुए यहां मिल गई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? अब सुनना मेरी पूरी बात ध्यान से, पूरी बात सुनना ध्यान से। आपको ये वाला डायग्राम बनाना आ गया। कैसे आ गया? कि जो एक रे गई वो पैरेलल वाली फोकस से पास हुई, एक ऑप्टिकल सेंटर से इमेज यहां बनी, इसकी जो इमेज बनी थी वो उसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में थी, उसने उसको उठा के और बड़ा कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं मेन चीज। आप मुझे बताओ, अगर मैं नेट मैग्निफिकेशन की बात करूं, नेट मैग्निफिकेशन ये बड़ा आसान है। नेट मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ओ भाई प्लीज बोर्ड पे, नेट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मुझे तुम ये बताओ नेट मैग्निफिकेशन कितनी निकलेगी? इधर नेट मैग्निफिकेशन कितनी निकलेगी? मुझे तुम ये बताओ ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? ए बी। इमेज का साइज कितना है? फाइनल इमेज का साइज बोलो। A डबल डैश B डबल डैश। तो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या बोलो? H2/H1। और इस पूरे माइक्रोस्कोप के लिए फाइनल इमेज बोलो कौन है? A डबल डैश B डबल डैश। ऑब्जेक्ट बोलो कौन था? AB। तो आप लोग बोलोगे सर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में बोलो क्या आएगा? AB। क्या मैं सही लिख रहा हूं? एक चीज और देखना, सब मैंने यहां बताया, यहां तक मैंने सही लिखा है। अब तुम मुझे बताना, अगर मैं इसी में मैथमेटिकली बच्चों, इसी में मैथमेटिकली मैं ऊपर A डैश B डैश से और नीचे भी A डैश B डैश से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे है तो बताओ भाई।
पहले तुम सब बच्चे मुझे बताओ कि मैंने नेट मैग्निफिकेशन को ऐसा लिखा तो किसी को उसमें आपत्ति है कि नेट मैग्निफिकेशन कितनी है? बोलो। जितने का ऑब्जेक्ट था ए बी, जितने की इमेज बनी बोलो क्या? ए डबल डैश बी डबल डैश। ऐसा ठीक लिखा है मैंने मैथमेटिकली ऊपर नीचे ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को लगता है ये भी मैंने करेक्ट लिखा है, मैथमेटिकली करेक्ट है भैया, ऊपर नीचे सेम चीज है। अब सब बच्चे मुझे तुम बताओ ये क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इस लेंस का मैग्निफिकेशन है ये। अरे इसकी बनाई हुई इमेज टू द इसका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, तो इमेज टू द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है H2/H1 वही तो बोलो क्या होता है? मैग्निफिकेशन। बट दिस इज बेसिकली द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और मुझे बताओगे जरा ये क्या है? बहुत अच्छे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बोलो क्या? ए डैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये था और इमेज ये है, तो इसकी जो ये वाली रेशियो है ये क्या बताना चाह रही है? बोलो ये वाली इमेज और ये वाला ऑब्जेक्ट, तो बोलो क्या? दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया ना सबको? तो मुझे तुम बताना जरा मैं क्या लिख सकता हूं इसको? ये वाली रेशियो को तो मैंने लिख दिया MO। क्या लिख दिया? बोलो MO मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसकी रेशियो को बोलो मैंने क्या लिख दिया? मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। और जरा अब कमाल की चीज देखने को मिली कि जब हम दो लेंस लगाते हैं, सुनिएगा बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं, जब मैं दो लेंस लगाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगाता हूं 3 की मैग्निफिकेशन का और आई लेंस लगाता हूं 5 की मैग्निफिकेशन का, एक क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में 1 मार्क्स का, बड़ा नकली क्वेश्चन। वो आपको बोलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन 3 की है और आई लेंस की मैग्निफिकेशन 5 की है, तो नेट मैग्निफिकेशन कितने की होगी? तो बच्चा सोचता है यार पहले की 3 की मतलब वो 3 गुना करता है चीजों को, साइज को 3 गुना बढ़ाता है, और दूसरे वाले की 5 की तो वो 5 गुना बढ़ाता है, तो बच्चों को लगेगा नेट मैग्निफिकेशन 8 का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेट मैग्निफिकेशन 15 का होगा। कितने का बोलो? 3 इंटू 5 करके। कैसे? मैं आपको एलेबोरेट करता हूं, सब बच्चे बताना, सोचो। अरे 1 मिनट में समझ में आएगा। ये सोचो 1 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, बोलो कितने का है? 1। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन 3 है तो बताओ ये कितने का आएगा? अरे यार जवाब दो जल्दी, सब बच्चे जवाब दो यार। इसका अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है और इसकी मैग्निफिकेशन 3 की है तो ये कितने का बनेगा? 3 का ना, क्योंकि वो 3 गुना बढ़ा देगा। 3 का मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है, आज क्लास में आते ही बताया था मैंने। और इसका मैग्निफिकेशन 5 का है, इसका मतलब वो चीजों को 5 गुना बड़ा करता है। कितने गुना बड़ा करता है बोलो? तो वो 3 को अगर 5 गुना करेगा तो बोलो कितना कर देगा? 15। आयुष नहीं आया समझ में? तो ये नेट जो इमेज बनी कितने की बनी बोलो? 15 की। और ऑब्जेक्ट कितने का था? 1 सेंटीमीटर का। कितने का बोलो? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। तो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट फाइनली कितने का होगा? 15 का। तो नेट मैग्निफिकेशन कितने की हुई? 15 की। 8 की नहीं हुई। कितने की हुई? कुछ पल्ले पड़ा? 2 लेंस देने से फायदा क्या हुआ कि सर जो पहले ने मैग्निफिकेशन करी वो तो हुई, दूसरे ने उसके कुछ गुना करके कर दी। बोलो है कि नहीं फायदा इससे? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में। अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 लेने तो और फायदा है। 3 लेने में फायदा तो रहेगा, नेट मैग्निफिकेशन और मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं तीसरे वाले लेंस की मैग्निफिकेशन से 2 भी ले लूं ना तो वो 30 गुना हो जाएगा, मतलब 30 गुना हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि 15 को वो सिर्फ 2 टाइम्स करेगा, 30 कर देगा उसको। बोला है कि नहीं? लेकिन कहते हैं कि 3 लेंस लेने से प्रॉब्लम ये है कि जो रेज जा रही है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे ग्लास के अंदर से खत्म होने लगती है, और 3 या 4 लेंसेज के बाद वो ऑब्जेक्ट हमें साफ नजर नहीं आएगा। कई सारे लेंसेज के बाद नहीं आएगा, तो 2 लेंस काफी रहते हैं और 2 लेंस में एक अच्छा खासा हमारा काम बन जाता है। अब आप जब कभी भी स्कूल में, अब आगे से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायोलॉजी वाले बच्चे खास करके बोल रहा हूँ, आप टीचर से पूछना कि सर इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस कितने मैग्निफिकेशन का और आई लेंस कितने का। आपके पास बहुत सारे लेंस होते हैं, वहां पर टीचर प्लेस करता है उसमें कैसे लिखा होता है लेंस के ऊपर? लेंस के ऊपर ऐसे लिखा होता है *10, एक पे लिखा होता है *15, एक पे लिखा होता है *20। इस *20 का मतलब क्या है? जिसके ऊपर *20 लिखा हुआ है इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन 20 का है। वो ऑब्जेक्ट को कितने गुना बड़ा करता है? बोलो 20 गुना। तो आपके टीचर्स के पास वो लेंसेज रखे होते हैं, वो ऐसे प्लेस करता है कोई ना कोई सा। तो अगर मान लो उसने ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया 10 वाला और आई पीस लगा दिया 20 वाला, आपको पता है आपकी मैग्निफिकेशन नेट कितने की होगी? 200 की होगी, क्योंकि पहले वाला 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर कर देगा और दूसरे वाला उसको 20 गुना बढ़ाएगा, तो 10 को बोलो कितना कर देगा? 200 कर देगा। अरे नहीं आया समझ में? तो 2 लेंस का देखो कितना बढ़िया फायदा हो रहा है। नहीं आ रही ना बात समझ में? वो तो देखना पड़ेगा भाई, ये तो जरूरी नहीं कि हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। साइज अलग होता है, साइज अलग होता है। साइज भी क्यों अलग होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तुम मुझे बस ये बताओ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, फायदा क्या हुआ है? अब ए क्लास प्लीज इधर बोर्ड पे तुम मुझे बस ये बताओ, ये बस खत्म है फॉर्मूला इसका। मैग्निफिकेशन आया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। अब मुझे तुम ये बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकालो? H2/H1 होता है, या बोल सकता हूं V/U, V बाय। तो मुझे बताओ इसका जो VO होगा क्या होगा? बोलो VO, और UO इसका नेगेटिव में लूंगा। UO किस में लूंगा बोलो? तो या ले लो -U। क्या ले लो बोलो?
तो ये तो हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। समझो यार, बड़ा मुश्किल नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2 बाई में h1, किसी का भी यही होता है सर। और वही h2 बाई h1 बोलो क्या लिखा जाता है, v बाई में क्या, u। तो इसकी जो v है वो क्या है बोलो, ये रही, दैट इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ भाई, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो v ओ बाई में क्या, u ओ। और आई पीस का यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम आंसर खत्म है इसी स्टेप पे। आई पीस का, इस लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा। सब बच्चे मुझे तुम एक बात बताओ, इसने जो अपनी इमेज बनाई कहां बनाई बोलो, डी दूरी पे। अरे मैं तो वहां देख रहा हूं, मुझे डिस्टेंस पे दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ, अभी तो पढ़ के आए हो कि कोई भी लेंस के अगर ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आए तो वो उसको उसी साइड पे बड़ा करता है और उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 प्लस में डी बाई एफ। 1 प्लस में, हमें नहीं करना दोबारा से, हम सीधा आंसर लिखते हैं यहां पर, बोलो क्या, 1 प्लस में डी बाई में एफ। बट ये ध्यान रखना, ये एफ किसका बोलो, एफ किसका बोलो, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ, समझ नहीं आ रहा सर। तो नेट फॉर्मूला बोलो मैग्निफिकेशन का क्या बन गया, माइनस का वीओ बाई में क्या, और 1 प्लस में डी बाई में। इसका मतलब मुझे तुम ये बता दो, फॉर हायर मैग्निफिकेशन, फॉर हायर मैग्निफिकेशन आई पीस की फोकल लेंथ बोलो क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ होनी चाहिए कम, मतलब पावर क्या होनी चाहिए ज्यादा। तो भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सोच के बताओ, सबको क्लियर है, मुश्किल लग रहा है क्लास, सबको क्लियर हुआ ही कैसे हुआ। पहले तुम मुझे बताओ सबसे पहले दोबारा से, नेट मैग्निफिकेशन बोलो कितनी, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बोलो क्या आएगा, ए बी। फिर मैंने ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। सचिन अबे क्या कर रहा है, ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मुझे बताओ जरा ये वाली चीज क्या बन गई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या बन गया बोलो, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन वी ओ बाई में यू होगा, और आई पीस की मैं पिछले केस में पढ़ के आया हूं कि जब स्ट्रेंड केस बनता है तो मैग्निफिकेशन होती है 1 प्लस में डी बाई में एफ। तो 1 प्लस में डी बाई में क्या बोलो, एफ किसकी फोकल लेंथ है, आई पीस की, तो आई पीस की डी बाई। हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा, आपको ड्राइव आएगा, ऐसा लिख देना। नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लोग मुझे अभी बता दो, अगर मुझे इसका रिलैक्स केस बनाना हो, प्रियांशु दिमाग लगाना है, अगर मुझे इसका कैसा केस बनाना हो रिलैक्स, और मैं बता दूं ये दोनों लेंस एडजस्टेबल होते हैं, वो आप माइक्रोस्कोप में ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको। तो मुझे बताइए अगर मुझे इसका स्ट्रेंड की जगह पे रिलैक्स बनाना तो क्या होना चाहिए। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो पहले रहेगा, आई पीस बाद में ही रहेगा। एडजस्टेबल का मतलब ये, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूं, आई पीस को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, थोड़ा सा पीछे ले जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसकी बनाई हुई इमेज एग्जैक्टली कहां बन जाएगी, इसके फोकस पे। और जैसे इसके फोकस पे बनेगी, हम जानते हैं कि कोई भी लेंस के अगर फोकस पे कोई चीज है तो वो उसको बड़ा करेगा अपनी ही साइड पे, लेकिन रिलैक्स केस में करेगा, मतलब इन्फिनिटी पे करेगा। कहां करेगा बोलो, देखो बोला है कि नहीं आया ना समझ में। तो मैं क्या कहूंगा भाई, अरे क्लास मैं क्या कहूंगा बताओ जरा, अगर उसकी बनाई हुई इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ना बन के एग्जैक्टली फोकस पे ही बन जाए, कहां बन जाए बोलो, तो इसको उसी साइड पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से बड़ा कर देगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा रिलैक्स वाला केस। तो ये कौन सा बोलो, ये कौन सा बोलो, स्ट्रेन। दिस इज अ स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। अब मुझे आप लोगों से ही केस चाहिए ये वाला भाई, जल्दी मुझे बताते चलो भाई सब बच्चे, बताओ। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, बताना भाई। इसका ये ए बी है, बताओ कहां बनेगा। इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस कहीं यहां पर कहीं ले लो यार, कहीं भी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, बताओ ये जो रे गई बोलो कहां से पास होगी, सही है। अब ये बोलो ए डैश बी डैश बन गया, लेकिन जो ए डैश बी डैश जहां बना है ना, और ये ऐसे नहीं कि अपने आप बनेगा, हमें थोड़ा सा उसको क्या करके देखना पड़ेगा, हम ऐसे से एडजस्ट करेंगे। जब हम एडजस्ट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा, जब क्या होगा बताओ जरा सब बच्चे, जब क्या होगा कि इसकी जो इमेज बनाई हुई इमेज है ना, हम जब इसको आगे पीछे करेंगे तो एक पॉइंट आएगा ना, जब ये कहां बन जाएगी बोलो, फोकस पे। तो ये इसका बोलो क्या होगा, फोकस ऑफ आई लेंस, फोकस ऑफ, समझ नहीं आ रहा। और आपके से मुझे कैसे पता लगेगा अंदर फोकस पे आ गया, अरे भैया उसमें आपकी आंखों को रिलैक्स फील होने लगेगा, रेज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में सर, में नहीं आ रहा रवनीत। तो मैं क्या कहूंगा बताओ जरा, जैसे ही ऐसा होगा, सब बच्चे बताओ, जैसे ही ऐसा होगा, फिर वही
जैसे ही ऐसा होगा बोलो क्या होगा, इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, मैं बना के दिखाता हूं। ये वाली रे ऐसे जाएगी, जो रे ऐसे जाएगी, जो रे ऐसे जाएगी वो एक तो फोकस से पास होएगी और ये बिल्कुल आगे पैरेलल है, ये बिल्कुल आगे। जब ये बिल्कुल पैरेलल है तो जब इनको ट्रेस बैक किया जाएगा सही है, तो कहीं तो बनेगा, कहीं तो बनेगा, लेकिन मैं वही बात कहूंगा कि ये जहां भी बनेगा वो पैरेलल केस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुश्किल लग रहा है तो बताओ भाई, नहीं आ रहा ना समझ में? सबको क्लियर है? अब तुम इसका ड्राइव कैसे करोगे वो मुझे बता दो। ए क्लास, इसका ड्राइव कैसे करो? आसान है ना वैसे, बताओ। सिंपल जितने आसान थे कंपाउंड भी वैसे ही है भाई, उसी को उठा के यहां पर रख दिया है। अब सब बच्चे फिर से वही कहानी, ओए बस बोलो क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बोलो क्या, ए बी। फिर बोलो क्या करोगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बोलो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, बोलो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना होगा? फिर से भाई सर, इसने कहीं पर अपनी इमेज बनाई है, दैट इज बी ओ, और बोलो ये क्या है, बोलो यू ओ। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? सो बोलो वी ओ इज ऑन द राइट साइड, दिस विल बी वी। और आई पीस का बहुत अच्छे डी बाय एफ, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि सर अगर किसी भी कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल, कहां गया, कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल फोकस पे कोई चीज है तो उसको एनलार्ज करता है अपनी ही तरफ। बोलो करता है कि नहीं करता? और कितने मैग्निफिकेशन से करता है? डी बाय एफ से। कुछ पल्ले पड़ रहे हैं तो डी बाय एफ से, डी बाय एफ से। क्लियर हुआ? सो मुझे बताओ जरा नेट मैग्निफिकेशन कितना आ गया? किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ भाई। मुश्किल लग रहे हैं केसेस? कितना आसान है ना ये आपका? बोलो कौन सा केस है? अब आपको समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंस है कि तुम्हें सिंपल नहीं आता तो तुम कंपाउंड कैसे सीखोगे। और मैं आपको बता दूं आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ना डायरेक्टली ये आएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमें क्या बताओ। सुन लो क्वेश्चन कैसे आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट वाला डायग्राम बना दो, उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर दो, खत्म। यही आएगा, 3 नंबर में आएगा। नहीं कर पाओगे? डायग्राम बनाना आना चाहिए। फाइनल चीज दोबारा सुनिए मैं लास्ट एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर 2 केस बनेंगे, कंपाउंड में भी 2 केस बनेंगे, एक रिलैक्स और एक स्ट्रेन। मैंने रिलैक्स और स्ट्रेन का मतलब समझाया कि जब रेस पैरेलल आती है तो वो रिलैक्स केस होता है, और जब बिल्कुल ऐसे किसी पॉइंट से आती है तो बोलो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन केस बोलते हैं। तो लड़को चुप हो जाओ, ये देख लो। तो रिलैक्स और स्ट्रेन। अब जब सिंपल में मैंने बात करी स्ट्रेन की तो मैंने क्या पाया, सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं होता, पता लग रहा है बात कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक लेंस को हम ऑब्जेक्ट के इतना नजदीक ले जाते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आ जाता है, और जब वो बीच में आ जाएगा तो वो उसको उसी साइड पर एनलार्ज कर देगा। यही होता है, उसी साइड पर एनलार्ज कर देगा। हो गया भाई। अगर उसको इतना नजदीक लेके गई कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं आया, रियांशु इधर एग्जैक्टली फोकस पे आया, तो वो उसको एनलार्ज करेगा, लेकिन पैरेलल केस में एनलार्ज करेगा, मतलब रेज पैरेलल आएंगे। नहीं आ रहा ना? और मैग्निफिकेशन इसमें आएगी 1 + d/f। इसमें क्या आएगी बोलो, d/f। जस्ट प्रैक्टिस दिस ड्राइव, बहुत छोटे छोटे ड्राइव है, कुछ खास मुश्किल है नहीं। और 2 लेंस लेने से फायदा क्या हुआ कि सर पहले वाले ने उसको पहले कुछ बड़ा करा, फिर दूसरे वाले ने उसको फिर बड़ा करा, तो इससे मुझे मैग्निफिकेशन में मल्टीपल्स का फायदा हुआ। ऐसे नहीं कि एक का मैग्निफिकेशन 3, दूसरे का 5, तो 8 का मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, 15 का मैग्निफिकेशन हुआ, क्योंकि पहले वाले ने 1 को 3 करा, अगले ने 3 को 5 गुना करके 15 करा, तो नेट मैग्निफिकेशन 1 का 15 हो गया। नहीं आया ना समझ में? और ये मैंने ड्राइव में देखा भी कि पहले वाले ने जो इमेज बनाई है, बस ध्यान रखना पहले वाले की बनाई हुई इमेज, पहले वाले की बनाई हुई इमेज अगर दूसरे वाले के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में है तो आप जानते हो उसको उसी साइड पे बोलो क्या कर देगा, एनलार्ज कर देगा। और अगर इसकी बनाई हुई इमेज इसके फोकस पे ही बनी है, थोड़ा सा उसको पीछे कर देंगे तो फोकस पे बन जाएगी, तो उसको पैरेलल कर देगा गाइस। तो ऐसे में नेट मैग्निफिकेशन आपको पता दोनों केस में एमओ इंटू एमई आती है। एमओ तो वीओ बाय में यू होता है, और जो एमई होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, अभी हम पढ़ के आए पीछे कि अगर एक लेंस, अगर एक ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में हो तो मैग्निफिकेशन 1 + d/f, और अगर एक्जैक्टली फोकस पे है तो d/f, है ना? तो बस वही तो फर्क आया। इसमें देख लो आंसर, देख लो फर्क देख लो क्या है, वीओ बाय यू 1 + d/f, इसका देख लो वीओ बाय में यू और d बाय में f। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कहूंगा आप लोग इसको साथ के साथ ही खत्म कर लीजिएगा, ज्यादा इसको खींचेगा मत कि आप बाद में कर रहे हैं, इसको अभी हैंड टू हैंड घर जाके खत्म कर लेना इस टॉपिक को। हो गया? टेलीस्कोप तो नहीं कराऊंगा मैं अभी, क्योंकि टेलीस्कोप फिर प्रॉपर समझाना पड़ता है कि क्या चीज़ है, लेकिन तुम मुझे बताओ, इतना ही करेंगे आज।
ये मुझे बताओ, ये समझ में आ गया अच्छे से? क्लास का बताओ, कल का क्लास रखनी है? कल रख लें, क्योंकि अपना EMI AC वगैरह बचा हुआ है, अभी कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हम चीज़ें कर लेंगे पूरी की पूरी। कल मैं आप लोगों को ये कि अगर 1.5 घंटे की क्लास के लिए बुला लेता हूँ तो मैं तुम्हारे को टेलीस्कोप पूरा करा दूँगा। सुबह आ जाओ ना। अभी नहीं, पहले ये करते हैं। लास्ट में हम प्रैक्टिकल्स बहुत सारे कर लेंगे, हम सारा टाइम वहाँ लगा लेंगे प्रैक्टिकल्स का, कई दिन तक प्रैक्टिकल चला लेंगे। थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दे लें। कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।